हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया है 23 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आज के शिफ्ट का पहला सवाल है। इसमें एक टेबल दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि दो अनुभागों ए और बी में विभिन्न ऊंचाइयों वाले छात्रों की संख्या नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है। अनुभाग ए में 1.62 मीटर ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का अनुभाग ए में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि एक पॉइंट सेक्शन ए की बात पूछ रहा है, तो सेक्शन बी से मतलब नहीं है यहाँ पे। ये पूछ रहा है कि सेक्शन ए में जो 1.62 मीटर की ऊंचाई वाला छात्र है उसका टोटल छात्रों से के साथ रेशियो क्या है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 1.62 मीटर वाले कितने छात्र हैं, 14। ठीक है, इनका टोटल स्टूडेंट के साथ क्या रेशियो है। तो टोटल स्टूडेंट कितने ये जोड़ लेते हैं हम लोग। और आप जैसे ही ऑप्शन देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ यूनिट डिजिट जोड़ने से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे है 6 और 0, 6 4 10, फिर 0, 6 9 6 15, यानी कि 5 7 5 12, 5 17, 17 का सिर्फ 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पे 2 वर्षों में 6600 और 4 वर्षों में 7200 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। आप यहाँ देखिए, 2 सालों में यदि राशि आपका अमाउंट जो है वो 6600 है तो प्रिंसिपल को यदि पी मान लें और ये देखिए कि 2 सालों में 6600 हो जाता है और फिर अगले 2 सालों में, शुरुआत से 4 सालों में ये 7200 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 सालों में 6600 था और फिर अगले 2 सालों में 7200 हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 600। तो यहाँ पे भी 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 600। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां से आप बता सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 6000। तभी तो 6000 से 600 इंटरेस्ट मिल के 6600 हो गया। अब आप खुद बताइए, यदि 2 सालों का इंटरेस्ट 600 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 300। तो आप निकाल लेंगे कितना परसेंट होगा। आपको यही निकालना है कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो 300 इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, किस पे, 6000 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकाल लीजिए, 300 20 बार में कट जाएगा। क्या आ गया, 1/20। और 1/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 5%। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा के 18 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता है, इसलिए उसे सामान्य समय से 8 मिनट अधिक लगते हैं। उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। देखिए, आप लोगों को बताया था मैंने कि जो यदि मान लेते हैं डिस्टेंस सेम रहता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है उसका उल्टा रेशियो टाइम का होता है। तो यहाँ पे यदि स्पीड का रेशियो आपको 20 और 18 दिया हुआ है, स्पीड जो है उसका 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 18 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाते हैं। तो स्पीड का रेशियो 20 और 18, तो टाइम का रेशियो जो होगा ना इसका उल्टा होगा, 18 और 20 का। ठीक है, 20 और 18 का उल्टा 18/20 हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 18 की स्पीड से चलता है तो उसे 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि इन दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो 2 यूनिट आ रहा है। और इसी 2 यूनिट बराबर सवाल में 8 मिनट दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। तो आप ये निकाल लीजिए कि 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 80 मिनट। सीधा सीधा यहाँ से देखिए 2 मिनट, 2 यूनिट बराबर 8 मिनट, तो 20 यूनिट बराबर 80 मिनट। अब सवाल ये है कि आपको डिस्टेंस निकालना, आपको स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गया 18 और टाइम 80 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ये 0 0, 6 18, 8 24 किलोमीटर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है। इसमें बोल रहा है कि एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जिसकी डोर अस्थायी रूप से जमीन पे एक बिंदु से सुरक्षित है। जमीन के सापेक्ष डोर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यह देखते हुए कि डोर तनी हुई है, डोर की लंबाई क्या है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पे, तो जमीन से ये 75 मीटर ऊंचा है, ये दिया हुआ है। जिसकी डोर अस्थायी रूप से जमीन पे एक बिंदु से सुरक्षित है, यानी कि ये जो पतंग है इसकी डोर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं जमीन पे टिकाई हुई है और यही जो डोर है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है डोर का लंबाई, मतलब ये वाला लंबाई कितना होगा।
तो आपको पता है 30 के सामने क्या होता है, 1/√2, मतलब 30 की 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो इस 30 के सामने कितना होगा, 1, और ये कितना होगा, √3। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2। अब बताइए 1 की वैल्यू यदि 75 है तो डोर की लंबाई यानी कि 2 की वैल्यू कितनी होगी, 150। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोला है कि 100 मीटर गुना 50 मीटर के आधार वाले एक आयताकार मछली टैंक में 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी है। यदि 5 समान गोलाकार पत्थर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है टैंक में डाले जाते हैं और पूरी तरह से डूब जाते हैं तो जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पे हमें वॉल्यूम बराबर करना होगा। 5 जो गोले डाले गए छोटे छोटे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, इन पांचों गोला का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वो बराबर होगा जितना वॉल्यूम आपका पानी का बढ़ा है, पानी का जो भी लेवल बढ़ा है। तो पानी आयताकार टैंक में रखा हुआ है ना, तो आप निकालिएगा क्या, एक क्यूबाइड यानी कि घनाभ का एरिया, सॉरी घनाभ का वॉल्यूम बढ़ा हुआ। तो मान लेते हैं कि पानी था कुछ, इसको फिगर से ही समझते हैं, ये कोई आपका बॉक्स है, आयताकार बॉक्स, इसमें मान लेते हैं यहां तक पानी था, और हमने जैसे ही उसमें 5 छोटे छोटे पत्थर डाले, गोलाकार पत्थर, अब ये हाइट बढ़ के यहां आ गई पानी की। ये जो हाइट बढ़ा ये एच हो गया, ठीक है। यही सवाल में आपसे पूछ रहा है कि एच कितना होगा, एच की वैल्यू क्या होगी, मतलब पानी का स्तर कितना बढ़ा। तो इस वाले पूरे एरिया का जो वॉल्यूम होगा, मतलब इस वाले पूरे पानी का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा पांचों स्पेयर के वॉल्यूम के, मतलब पांचों गोले के वॉल्यूम के। तो वही हमें बराबर करना है। तो यहां से हम पहले यदि इस आयताकार टैंक का वॉल्यूम निकाले, ये बढ़ा हुआ पानी का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही तो होता है। तो लंबाई दिया हुआ है 100, चौड़ाई दिया हुआ है 50, 100 गुना 50, और ऊंचाई सिर्फ उतना ही ऊंचाई लेते हैं जितना बढ़ा है हमारा, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होगा, h। ये जो वॉल्यूम बढ़ा ये किसके कारण बढ़ा, 5 गोले के कारण, जो 5 गोले हमने डाले। तो गोले का वॉल्यूम निकाल लेंगे, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, 5 गुना 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 5, 5 का क्यूब 125। आपको यहाँ पे h का वैल्यू निकालना है ना, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखिए 25 से 4 बार में, और ये 25 से 5 बार में, ठीक है। ये देखिए 25 से 2 बार में, और ये 25 कट गया यहाँ से 4 4 कैंसिल आउट। तो सीधा सीधा आपको दिख गया h इक्वल टू पाई/6। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि साझेदार एक्स और वाई क्रमशः 60,000 रुपये और 90,000 रुपये का निवेश करते हैं। एक्स 6 महीने के लिए काम करता है, वाई 4 महीने के लिए काम करता है। लाभ को पूंजी गुना समय के आधार पर विभाजित किया जाता है, उनका लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ को आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये तो आपको पता ही है। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है और जितने समय के लिए उन दोनों को गुना कर देंगे, हमें मिल जाएगा कि उनके प्रॉफिट का क्या रेशियो होगा। यहाँ पे देखिए एक्स जो है 60,000 रुपये लगाता है 6 महीने के लिए, तो यहाँ से 4 जीरो हटा लेते हैं ना, ठीक। यानी कि 6 यूनिट लगाता है 6 महीने के लिए, यानी कि 6 6 36। एक्स का प्रॉफिट का रेशियो 36 और वाई का क्या आ जाएगा, 9 यूनिट पैसे लगाता है 4 महीने के लिए, 9 चौके 36, यानी कि दोनों का प्रॉफिट का रेशियो सेम आ रहा है, 1:1। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला यदि किसी नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण के बीच का अंतर 100 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। आपको पता है कि किसी भी बहुभुज में जो इंटीरियर और एक्सटीरियर, मतलब जो आंतरिक और बाह्य कोण होते हैं, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि इंटीरियर मतलब आंतरिक प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और सवाल में दिया हुआ है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बीच का डिफरेंस 100 डिग्री है, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, माइनस कर दीजिए दोनों को। तो आप माइनस कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से हो जाएगा 2 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से आपने निकाला कि एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। एक्सटीरियर मैंने क्यों निकाला, क्योंकि बहुभुज के भुजाओं की संख्या चाहिए ना, और आपको पता है 360 डिवाइडेड बाय एन, मतलब बहुभुज के भुजाओं की संख्या, ये बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के, एक एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें इसलिए हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला ताकि हम भुजाओं की संख्या निकाल पाए। अब जैसे ही आप एक्सटीरियर एंगल 40 रखिएगा तो 360/40 इक्वल टू एन आ जाएगा। यहाँ से एन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 360 डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि सारे एक्सटीरियर एंगल जुड़ के 360 डिग्री होते हैं। तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय भुजाओं की संख्या मतलब एन। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि एक मान को 30% तक बढ़ाया जाता है और फिर मूल मान पे वापस लौटने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत तक घटाया जाता है। आवश्यक प्रतिशत कमी क्या है? तो देखिए, यदि 100 को आप पहले 30% बढ़ा देते हैं तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, 130। अब वापस लौटने के लिए कितना कम करना होगा, 30 ही तो कम करना होगा। किस में, 130 में। तो कितना परसेंट कम करना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो 30 कम करना होगा आउट ऑफ 130। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुना करनी होगी, 1010। यहाँ से आ गया 300/13। आप जैसे डिवाइड कीजिएगा, 13 गुना 2 26, 4 बचेगा। तो 13 गुना 2 26, 4 बचेगा 40, 13 3 39। ठीक है, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है 23 पॉइंट में, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण रूट स्क्वायर रूट 98 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, जो वर्गाकार मैदान होता है ना, उसका जो विकर्ण होता है वो भुजा का √2 टाइम्स होता है। मतलब यदि इसका साइड ए है तो इसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो a√2 होगा। ठीक है, और इसी a√2 का वैल्यू आपको सवाल में √98 दिया हुआ है। तो यहां से आप बोल सकते हैं a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा √49। आपको एरिया पूछ रहा है इस स्क्वायर फील्ड का, तो एरिया क्या होता है, a का स्क्वायर। और a आपको पता है √49 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, 49। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 50 लीटर के घोल में एसिड और पानी का अनुपात 3:2 है। अनुपात को 1:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 50 लीटर के घोल में आप यहाँ से जब रेशियो में बांटिएगा 50 लीटर को, तो आपको मिलेगा एसिड और वाटर। एसिड कितना आ जाएगा, 30 लीटर, और वाटर कितना आ जाएगा, 20 लीटर। आपको बोल रहा है कि इसमें पानी मिलाना है और अनुपात को बराबर बनाना है। यानी कि एसिड तो मिलाना नहीं है, तो एसिड अब भी कितना रहेगा, 30 का 30 ही रहेगा। अब ऐसा क्या मिलाएं कि एसिड और पानी बराबर हो जाए, 1:1 हो जाए? तो 30 है, यदि एसिड है तो वाटर को भी 30 करना होगा ना, तो 10 लीटर वाटर मिलाना होगा। बहुत ही आसान था। तो वाटर कितना मिलाना होगा, 10। आइए अगले सवाल पे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है और लाभ भी 20% से बढ़ के 30% हो जाता है, तो लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए, ये सवाल थोड़ा अच्छा है। इसमें ये बोल रहा है ना, इसमें 2 तरीके का सीपी है। पहले कुछ और सीपी था, ठीक है? उस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा था। फिर कुछ और सीपी हो गया, उस सीपी के कारण मतलब बढ़े हुआ सीपी बढ़ गया उसका। उसका जो कॉस्ट प्राइस था, पहले कुछ था और उस पे वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा था। बाद में क्या हुआ, उसका सीपी भी बढ़ गया। मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो भी बढ़ गया। तो उसके कारण उसने क्या किया ना, अपना विक्रय मूल्य को 25% बढ़ा दिया और उसको जो नया प्रॉफिट होने लगा वो 30% का होने लगा। तो हम मान लेते हैं कि उसका जो पुराना सीपी था वो 100 था। ठीक है, उस पे 20% का प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। यानी कि ये 100 पहले उसका सीपी था और सेलिंग प्राइस 120 था, क्योंकि 20 का प्रॉफिट कमा रहा था। आगे बोला कि उसका सीपी सॉरी सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी 25% बढ़ गया। तो 120 का 25% 30 होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 150 हो गया। ठीक है, और उसका प्रॉफिट भी 30% बढ़ गया। यानी कि ये जो 150 है, इस पे किसी आइटम को बेचने से उसको 30% का प्रॉफिट होने लगा। तो यानी कि यहाँ पे यदि x हम मान लें नया सीपी, तो नया सीपी से 150 30% ज्यादा होगा, क्योंकि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि x का 130% 150 के बराबर है। x का 130% 150 के बराबर है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 1500/13। यहाँ से x आपको मिलेगा 100, 13 कम 13, 2, 13 कम 13, 7 13 25 65, 5 115 पॉइंट समथिंग आएगा।
यानी कि x की वैल्यू यदि आपकी 115 पॉइंट समथिंग आया, तो आप खुद बताइए सीपी कितना बढ़ा, 15% के आसपास बढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हैं आप लोग को? पहले हमने सीपी 100 माना, सेलिंग प्राइस 120 हो गया क्योंकि 20% का प्रॉफिट लेना था। फिर सेलिंग प्राइस, वो बोला है कि उसका सेलिंग प्राइस 25% बढ़ गया, यानी कि 120 से जब 25% बढ़ेगा सेलिंग प्राइस तो 150 हो जाएगा। उसका सीपी भी कुछ बढ़ा था, तभी सवाल में ये पूछ रहा है कि उसके सीपी में कितना प्रतिशत चेंज हुआ। सवाल में ये पूछ रहा है यानी कि उसका सीपी भी कुछ बढ़ा था। और ये भी दिया हुआ है कि दूसरी बार उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 30% का हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी सीपी होगा उस पे 30% जब आप बढ़ाइएगा तो 150 मिलना चाहिए। तो यहीं पे हमने क्या किया, x का 130% इक्वल टू 150, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 115 के आसपास, यानी कि पुराना सीपी 100 था, नया सीपी 115 पॉइंट समथिंग है। ऑप्शन नंबर डी, 15% बढ़ा। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोला है कि 6 छात्रों के एक समूह यात्रा पे गया, 6 छात्र एक समूह यात्रा पे गए और कुल 1200 रुपये खर्च किए। यदि उनमें से एक ने 300 रुपये खर्च किए जबकि बाकी ने समान रूप से खर्च किए, तो अन्य 2 छात्रों का औसत खर्च क्या था? 6 छात्र थे, सभी ने मिलकर 1200 रुपये खर्च किए। उसमें से एक छात्र ने 300 खर्च किए, तो बचे हुए 5 छात्रों ने कितने खर्च किए? 900। 6 ने 1200 खर्च किए, उसमें से एक ने 300 खर्च किए, तो बचे हुए 5 ने 900 रुपये खर्च किए होंगे, 1200 माइनस 300। तो उन्हीं 5 छात्रों का एवरेज पूछ रहा है। तो 5 स्टूडेंट ने 900 खर्च किए, तो इनका एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, तो अन्य 5 छात्रों का औसत खर्च कितना हो जाएगा? 180। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कंप्यूटर को 15% की छूट देने के बाद 7650 रुपये में बेचा जाता है, इसका बाजार मूल्य क्या था, मतलब इसका मार्केट प्राइस क्या था? 15% छूट देने का मतलब है इसका रेशियो वैल्यू कितना होता है? 15% का 5% का होता है 1/20, तो 15% का होगा 3/20, यानी कि 20 की चीज को 3 कम करके 17 में बेच रहा है। आप 100 और 85 भी देख सकते थे कि 100 की चीज को 85 में बेच रहा है 15% का छूट देके, तो ये दोनों 5 से कट जाता। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हमने ये लिखा कि 20 का मार्केट प्राइस था और बेचा कितने में? 17 में। और इसी 17 यूनिट की वैल्यू सवाल में 7620 दिया हुआ है, सॉरी 7650। आपसे पूछा मार्क प्राइस कितना था, यानी कि 20 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 17 यूनिट बराबर यदि 76 से 50 है, तो देखिए कितना टाइम से 17 चौके 68, कितना बचा? 6 2 8, 17 पचे 85, यानी कि 450 से गुना है। 17 यूनिट इक्वल टू 76 से 50 है, तो 20 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको भी 450 से गुना कर देंगे, 9000। आइए अगले सवाल पे। यदि 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 170 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 20 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे या है और यहाँ पे और है। तो 10 पुरुष, यहाँ से देखिए 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 170 दिन में कर सकती हैं, तो ये बोल सकते हैं आप कि 10 पुरुष और 15 महिलाएं सेम ही है, मतलब जो कैपेसिटी 10 पुरुष का होगा वही कैपेसिटी 15 महिलाओं की होगी। ठीक है, तो आपसे सवाल में ये पूछ रहा है कि 20 पुरुष, एक सेकंड, 20 मेन और 20 वुमेन, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे? तो आपको यहाँ पे सवाल में ये दिख रहा है कि 10 पुरुष इक्वल टू 15 महिलाएं हैं, तो 20 पुरुष इक्वल टू कितनी महिलाएं हो जाएगी? 30 महिलाएं। तो इस 20 पुरुष को हम सीधा 30 महिलाएं लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 30 महिलाएं यानी कि 30 वुमेन, और यहाँ से 20 वुमेन, कितनी महिलाएं हो जाएगी? 50 महिलाएं हो जाएगी। तो अब सीधा सीधा सवाल ये हो गया, सीधा सवाल ये हो गया कि 15 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को 170 दिन में कर सकती हैं। 15 महिलाएं किसी काम को 170 दिन में कर सकती हैं, तो 50 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 170 गुना 15, ठीक है, 15 महिलाएं किसी काम को 170 दिन में कर रही है, तो एक महिला 170 गुना 15, 170 बटा 15 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम होगी तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा ना। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एक महिला कितने दिनों में करेगी? 170 गुना 15 डेज में, तो 50 महिलाएं, तो 50 महिलाएं निकालना है, मैं तो 50 से इसको डिवाइड कर देंगे। 50 महिलाएं कितने दिनों में करेगी? 170 गुना 15 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, वैसे भी आपको पता है एक चीज, इसको मिटाते हैं, यहां से वैसे आपका आंसर आ जाएगा जैसे ही आप इसको काटिएगा, 0 0
और 5 तिया 15 और 17 तिया 51, 51 डेज। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, जैसे यहाँ पे महिलाएं हैं तो वुमेन्स इंटू डेज और इक्वल टू वुमेन्स इंटू डेज। ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, मतलब पहले जो महिलाओं की संख्या थी और बाद में जो महिलाओं की संख्या थी, पहले जो दिन लगता था और बाद में जो दिन लगता था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी हम बना सकते थे, पहले 15 महिलाएं थी और 170 दिन लग रहा था, तो 50 महिलाएं, कितना दिन लगेगा यही आपको निकालना है। ठीक है, यदि यहाँ से नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख सकते थे। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो आपको पता है वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुना भुजा। ये इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं भुजा कितना होगा वर्ग का, साइड 25। अब आपको भुजा पता चल गया, एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक छात्र ने 7 टेस्ट दिए और उसका औसत 72 था। यदि 8 टेस्ट के बाद उसका औसत बढ़ के 73 हो गया तो 8वें टेस्ट में उसका क्या स्कोर था। देखिए, उसका औसत बढ़ के 72 से 73 हो गया, तो यानी कि हर टेस्ट में एक नंबर बढ़ा ना। तो 7 टेस्ट में देखिए औसत बढ़ के 72 से 73 हो गया, यानी कि औसत एक बढ़ रहा है हर टेस्ट में। तो सातों टेस्ट का नंबर कितना बढ़ा होगा, 1 गुना 7, मतलब 7 नंबर बढ़ गया पुराने वाले सारे टेस्ट का। तो 7 नंबर इसका खुद का बढ़ा और 8वें टेस्ट का भी औसत 73 हो गया, तो 8वें टेस्ट में नंबर कितना आया होगा। खुद के लिए तो 73 होगा ही एवरेज पूरा करने के लिए, क्योंकि नया एवरेज 73 है ना। तो 8वें टेस्ट में उसने खुद के लिए 73 तो स्कोर किया ही होगा। बाकी 7 जो पहले वाले टेस्ट थे उसमें भी सभी का एक नंबर बढ़ाना था एवरेज, तो टोटल 7 नंबर बढ़ाना था। तो +7 ये 8वां टेस्ट में ही लाना होगा। तो 8वां टेस्ट में नंबर कितना लाना होगा, खुद के लिए 73 और पहले वाले 7 टेस्ट का एवरेज बढ़ाने के लिए 7 नंबर, यानी कि टोटल 80 नंबर। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। इसमें बोल रहा है कि एक स्टोर में त्योहारी डील की घोषणा की, 10,000 रुपए से अधिक की खरीद पे 30% की छूट प्राप्त करें, और यदि छूट के बाद कुल राशि 15,000 रुपए से अधिक है तो अतिरिक्त अतिरिक्त 1,000 रुपए की छूट। एक ग्राहक 25,000 रुपए का सामान खरीदता है, ग्राहक अंत में कितना भुगतान करेगा। देखिए, सवाल यह है कि 10,000 रुपए की यदि आप खरीद करते हैं 10,000 से अधिक की, तो आपको 30% का छूट मिलता है। यहाँ पे उसने कितना खरीद किया था, 25,000, तो 30% का छूट मिलेगा। तो 25,000 का जब 30% आप घटाइएगा तो 25,000 का 10% 2500, 30% 7500। तो जैसे ही आप इसमें 7500 घटाइएगा तो आपका प्राइस घट के आ जाएगा 17,500 पे। ठीक है, ये आपका प्राइस कम हो गया। लेकिन अगला लाइन बोला था कि छूट के बाद, यदि छूट के बाद कुल राशि 15,000 रुपए से अधिक है तो 1,000 रुपए की छूट मिलेगी अतिरिक्त। तो यहाँ पे देखिए, छूट के बाद जो कुल राशि है वो 15,000 से अधिक है ना, 17,500 है। तो 15,000 से अधिक है तो इसमें 1,000 का फिर से छूट मिलेगा। तो कितना प्राइस आ जाएगा, 17,500 माइनस 1,000। ग्राहक कितना भुगतान करेगा, 16,500। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 100 लीटर के घोल में 60% नमक की सांद्रता है। सांद्रता को 40% तक कम करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, और फिर सांद्रता को वापस 50% पर लाने के लिए कितना शुद्ध नमक मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए, सवाल यह है कि 100 लीटर का जो आपका मिक्सचर है, ठीक है, उसमें सॉल्ट 60% है, तो वाटर कितना रहा होगा, 40। बाद में ये बोल रहा है कि कितना और पानी मिलाएं ताकि सॉल्ट 40% रह जाए। तो सॉल्ट का 40% रहने का मतलब है ये जो 60 है, क्योंकि हम लोग इसमें नमक तो मिला नहीं रहे, सॉल्ट तो मिला नहीं रहे, तो सॉल्ट की क्वांटिटी तो अब भी 60 ही रहेगी ना। ठीक है, और ये जो 60 है अब 40% हो जाए तो सॉल्ट, सॉरी 60 किसका 40% होता है, 150 का। तो 150 का 40% ही तो 60 होता है, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी हो जाए वो 150 लीटर हो जाए, तभी तो ये 60 उसका 40% होगा। तो पानी कितना हो जाएगा, 60 यदि सॉल्ट है तो पानी 90 हो जाएगा, तभी इन दोनों को जोड़ के 150 मिलेगा। यानी कि पानी कितना डाला आपने, पहले 40 लीटर था और अब 90 लीटर हो गया, तो पानी 50 लीटर डाला। ठीक है, ये पहला काम आपका हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन होगा 50 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और
डी में से कोई भी हो सकता है। बाद में क्या हुआ कि सांद्रता को वापस 50% तक लाना है और उसमें नमक मिलाना है, मतलब पानी को चेंज नहीं करना है। तो 50% नमक की सांद्रता का मतलब है कि जितना नमक होगा उतना ही पानी होगा। 50% नमक तो 50% पानी, और पानी को चेंज नहीं करना है, मतलब पानी पहले 90 है तो अब भी 90 ही रहेगा, और नमक को भी सेम ही बनाना है तो इसको भी तो 90 करना होगा। तो यहाँ से देखिए नमक कितना ऐड होगा, 30, तभी तो 60 + 30 90 90 हो जाएगा, यानी कि 1:1, 50% दोनों हो जाएगा। तो दूसरे राउंड में आपने कितना नमक ऐड किया, 30, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डी गलत हो गया। आइए अगले सवाल पे। इसमें दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 4/5 है और ए दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो आपसे पूछ रहा है 1 + 10 है और 1 - 10 का वैल्यू क्या होगा। देखिए जो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है ना वो साइन पॉजिटिव होता है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि 10 ए का जो भी वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 10 ए को लिख सकते हैं 1 - 10 ए, और 1 - 10 ए को लिख सकते हैं 1 + 10 ए, क्योंकि 10 ए की वैल्यू हमने यहीं पे -10 ए कर ली। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 10 ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो मैंने यहीं पे क्या किया, 10 ए को -10 ए मान लिया, और यहाँ पे भी 10 ए को -10 ए मान लिया। तो हमें जो निकालना है वो सेम चीज निकालना है। देखिए पहले जो निकालना था वही अब निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल बोल रहा है साइन इक्वल टू 4/5 है, तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, पी और बी, सॉरी पी और एच। साइन ए होता क्या है, p/h। p की वैल्यू 4 दी हुई है, h की वैल्यू 5 दी हुई है, तो आपको पता है 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। आपको निकालना क्या, 1 - 10 है और 1 + 10 है, यानी कि 1 - 10 स्क्वायर है, ठीक है। और 10 ए की वैल्यू क्या है, p/b, यानी कि 4/3। 4/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16/9, यहाँ से आ जाएगा 9 - 16 7, -7/9, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 0.5 रेडियन को डिग्री में बदलें। आप लोगों को पता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 0.5 रेडियन क्या होगा, 0.5 रेडियन हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 180, इतना डिग्री हो जाएगा। 180 गुना 0.5 यानी कि 90, 90 बटा पाई की वैल्यू निकालनी है आपको। 90 बटा पाई क्या होता है, 22/7, 7 ऊपर चले गया, यहाँ से आ जाएगा 630/22, यानी कि 315/11। तो यहाँ से जब देखिएगा तो 11 गुना 2 22, 9 बचेगा, 11 8 88, 28 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। यहाँ पे बोल रहा है साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस 20 है, तो एक्स का वैल्यू मैंने बताया है कि साइन एक्स और कोस एक्स, साइन और कोस जब भी बराबर हो तो इन दोनों का एंगल जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से इन दोनों का एंगल जोड़िएगा तो हो जाएगा 2x + 20, ये बराबर होना चाहिए 90 के, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 - 20 70/2, 35। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज के लिए जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है उसका लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सही कर लीजिएगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसका ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र कहाँ पे होगा। तो सबसे पहली बात, लंब केंद्र होता क्या है, तो त्रिभुज में जो भी आप एल्टीट्यूड खींचते हैं, जो भी ऊंचाई होती है, उसका जो कटिंग पॉइंट होता है ना वही ऑर्थो सेंटर होता है। जैसे ये ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी। जब आपने ए से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड खींचा, मतलब 90 डिग्री, और बी से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड, और सी से सामने वाली भुजा पे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री बनाएगा एंगल। तो इसका जो कटिंग पॉइंट होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सीधा सीधा ये दिमाग में रखिए कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, कि सामने के वर्टेक्स से, ठीक है, वर्टेक्स से जब आप सामने की भुजा पे कोई लाइन खींचते हैं, कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो उस परपेंडिकुलर का जो कटिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल पे भी हो सकता है, और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रायंगल के अंदर कब होगा, तो जब आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलिएगा, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, तो वैसे केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, ठीक है। जैसे ये वाला केस हमने फिगर में दिखाया। दूसरा होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो, तो वैसे केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना, एक सेकेंड,
राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसी पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे ट्रायंगल पे 90 डिग्री बन रहा है। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, इस ट्रायंगल पे इस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है इस वर्टेक्स पे, तो ऑर्थो सेंटर इसी वर्टेक्स पे होगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या हुआ, जब एक्यूट ट्रायंगल है यानी कि न्यूनकोण त्रिभुज, तो उसमें त्रिभुज के अंदर हो गया ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में त्रिभुज पे हो गया, यानी कि जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा था उसी पॉइंट पे हो गया ऑर्थो सेंटर। और एक होता अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें एक कोण 180 से ज्यादा हो। ठीक है, तो वैसे केस में जो ऑर्थो सेंटर होता है ना वो ट्रायंगल के बाहर होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर को मिलाते हैं। तो ये जो बाहर होगा, आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि त्रिभुज के लिए जिसका एक आंतरिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, यानी कि ये वाला केस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तो उसका लंब केंद्र कहाँ होगा, तो त्रिभुज के बाहर होगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल इसमें बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची गई है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी 9 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई बताइए। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी सर्कल में c/2 यानी कि जीवा का आधा, d सेंटर से जीवा का डिस्टेंस, ठीक है, और r रेडियस, ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो r होती है। ठीक है, मतलब ये तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड यानी कि हाइपोटेनस होगा वो r होगा। आप इसको फिगर बना के देख सकते हैं। तो सीधा सीधा आप ये याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल, किसी भी सर्कल में c/2 मतलब जीवा का आधा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है d, सेंटर से जीवा के बीच का डिस्टेंस है यानी कि कोण का डिस्टेंस, और r रेडियस, ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज की वैल्यू दी हुई है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है यानी कि r की वैल्यू, d क्या है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, हाँ सॉरी डिस्टेंस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर केंद्र से जीवा की दूरी, आपको निकालना है जीवा यानी कि कोड। तो आप बताइए 9, 12 और 15 ट्रिपलेट होता है ना, जिसमें 15 सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो तीसरा साइड कितना हो जाएगा, 12, 9, 12, 15 ट्रिपलेट होता है। 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, उसको 5 से गुना कीजिएगा, सॉरी 3 से। आप लोगों को पता है कि एक सेकेंड, 4, 3 और 5 ट्रिपलेट होता है। इसको जब 3 से गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा 12, 9, 15। ठीक है, तो c/2 का वैल्यू मिल गया आपको कितना, 12। तो c कितना हो जाएगा, जीवा कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल पे। आप इसको फिगर बना के भी देख सकते थे, बहुत ही आसान सवाल है ये। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु P वृत्त के बाहर है, P से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और P से केंद्र की दूरी √अंडर 125 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, ये आपका P है और ये आपका टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा। P से ये सेंटर मान लेते हैं O है, सेंटर है ये O, और ये रेडियस है। आप लोगों को पता है कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। अब इसमें क्या क्या चीज की आपको वैल्यू दी हुई है, एक तो स्पर्श रेखा का लंबाई यानी कि मान लेते हैं ये PT है, PT का लेंथ दिया हुआ है, टेंजेंट का लेंथ 10, P से केंद्र की दूरी यानी कि PO दिया हुआ है √125। आपसे रेडियस पूछ रहा है R क्या होगा, तो R क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 125 माइनस 100 यानी कि √125, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया आज का। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले शिफ्ट के सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है।